आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है। उसमें 11-12 का जो पार्ट है उसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समीसर संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करें। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो नंबर्स के बारे में, वो यहाँ लिखी हुई है, जो आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं और मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। कि सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर की संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये दो नोटेशन मैंने लिखे हैं, तो किसी बुक में जैसे स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं अगर आप, तो उसमें ये नोटेशन लिखा होता है, इसलिए आपको ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। तो आप नोटेशन ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, यानी पूर्ण संख्याएं, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसमें 0 1 2 3 सो ऑन ये सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। तो इंटीजर नंबर है उसमें 0 +-1 +-2 सो ऑन ये सारे नंबर्स आते हैं। यानी जो होल नंबर है वो पूरा आएगा इसमें, और उसके बाद जो नेचुरल नंबर हैं उन सब के जो नेगेटिव नंबर्स यानी उन सबको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। यानी ये जो आपके पास इंटीजर्स का सेट बनता है, ये आपके पास जो नेचुरल नंबर और उनका नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सबको कलेक्शन करने से जो सेट बनता है वो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें वो संख्याएं आती हैं जो p/q फॉर्म की होती हैं, यानी जो जिनका फॉर्म क्या हो? p/q, जहाँ p कोई भी इंटीजर हो सकता है और q जो है वो कोई नेचुरल नंबर होगा। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याओं का जो कलेक्शन है वो क्या बन जाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिनको, और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सारी संख्याएं आपने खूब पढ़ी हैं पहले भी, तो आप रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए इनको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इनमें कौन से आएंगे? √2 √3 पाई ई, इस टाइप के जो और नंबर्स हैं वो सारे क्या आते हैं? अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है रियल नंबर्स का सेट यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? ये जो आपके पास परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक साथ मिलाएं यानी सारे सबका कलेक्शन लें तो ये क्या बन जाता है? अपने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। जहां मैंने लिखा भी है कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन आएगा वो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है इमेजिनरी नंबर्स यानी इमेजिनरी संख्या यानी काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? किस टाइप की बनेंगी? जैसे मान लो √-3 है, √-5 है, और जो कोई भी नेगेटिव नंबर हो अगर हम उसकी पावर 1/2n टाइप की करते हैं तो वो सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं? काल्पनिक संख्याओं में आ जाते हैं। तो इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याओं की जो इकाई होती है वो √-1 होती है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। यानी जो काल्पनिक संख्याओं की इकाई है वो क्या होती है? √-1, जिसको हम आयोटा से निरूपित करते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आयोटा है वो काल्पनिक संख्याओं की इकाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था जो संख्याएं हैं जो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सेकंड जो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स जिसमें काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो किस टाइप की होती हैं बच्चों? √-3, √-5 और इस टाइप की, और इनकी इकाई क्या होती है? √-1 यानी आयोटा से निरूपित किया जाता है इसको। ठीक है बच्चों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर इन संख्याओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि देखो बच्चों, हमें होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स,
और रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इन नंबर्स की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो हमें अगर मान लो बोला जाता कि अगर कोई आपके पास कोई वस्तु रखी है, इसके बाद एक वस्तु और रखी है, इसके बाद नेक्स्ट वस्तु रखी है, मान लो वस्तुएं रखी हुई हैं, तो हमें क्या कहा गया कि जो फर्स्ट वस्तु है इसको हमें 1 नाम दिया गया, उसमें हम एक और ऐड करेंगे तो सेकंड वस्तु आ जाएगी। तो हमें जब काउंटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम नेचुरल नंबर को यूज करते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये हमें गॉड गिफ्टेड यानी गिफ्ट में मिला हुआ है। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो क्या होगा कि जब हम किसी भी वस्तुओं का जब हम काउंटिंग करते हैं कि भाई इसमें एक रूल डिफाइन कर दिया गया कि भाई एक के बाद सेकंड, अगर उसमें मान लो फर्स्ट को नाम हमने अगर 1 दिया है, अगर फर्स्ट वस्तु को, ये शायद आपने सबने लिख लिया होगा, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पे डिस्कशन पे आते हैं कि इन नंबर्स की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर्स की इस बात करें तो नेचुरल नंबर्स में अगर मान लो हमें कोई भी एक वस्तु रखी है तो उसको मैंने 1 नाम दिया, जैसे मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, मैंने इसको 1 नाम दिया, यहाँ भी कोई वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु रखी है, सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो हमने क्या करा कि भाई इसमें एक और ऐड कर दो ऐसा ही, तो ये जो सेकंड वस्तु है इसको हमने 2 नाम दिया, इसमें एक और ऐड कर दो, नेक्स्ट वस्तु आ जाएगी, इसमें एक और ऐड कर दो, तो इन वस्तुओं के नोटेशन यानी हमने इन वस्तुओं को काउंट कर लिया कि कितनी वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट हमें गॉड गिफ्टेड होता है, जो हमें मिला हुआ है, यानी कि बोलते हैं ना कि हमें विरासत में मिला है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसमें ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जितनी भी आप काउंटिंग करते हो नेचुरल नंबर से ही यूज होती हैं, इनमें 1 1 ऐड करते जाओ, सारे जितने भी यहाँ पे वस्तुएं रखी हैं आप सबको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो इंटीजर्स नंबर हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और जो वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं, इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन है, अगर हमारे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन है कि x + 2 = 0, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो x = -2 होगा, x = -2 होगा, और ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो यानी हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं मान लो, तो वो जो सेट हमने डिफाइन किया था कि इस टाइप की जो इक्वेशंस आई हमारे सामने, तो उनके जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करने थे तो हमें इंटीजर्स नंबर की आवश्यकता पड़ी, तो हमने इंटीजर्स नंबर डेवलप कर लिए। ठीक है, अगर उसके बाद फिर हमें मान लो इस टाइप की इक्वेशन मिलती हैं, जैसे मान लो 2x - 1 = 0, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है आपके पास, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x = 1/2। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, x = 1/2, जो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस टाइप की जो सॉल्यूशन आए इसमें, इस इक्वेशन के, उन्हें हमने क्या नाम दिया था कि जो रेशनल संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर्स, यानी जो परिमेय संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी। इस टाइप की जो भी इक्वेशन उनको सोल्व कैसे करेंगे, उनके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन बन रहे हैं उसमें, तो इस टाइप की संख्याएं हमारे पास पहले नहीं थी, तो हमने परिमेय संख्याओं का, इन जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है कि जो x² - 2 = 0 है, तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो क्या आएगा बच्चों, x² = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x = क्या आएगा, +-√2 आ जाएगा, +-√2। तो ये जो x = √2 और -√2 आया, तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो हमारे ना तो नेचुरल नंबर्स में हैं, ना हमारे पास इंटीजर्स में है, ना हमारे पास परिमेय संख्याओं में है। तो इस टाइप के यानी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बनाया जिसमें इस टाइप की संख्याएं आती हैं, तो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं अपन। तो अपरिमेय संख्याओं का सेट बना लिया। फिर हमारे पास जो रियल नंबर्स का सेट है, यानी वास्तविक संख्याएं, तो इसमें हमने क्या किया कि जो परिमेय संख्याएं और जो अपरिमेय संख्याओं का सेट बनाया, इन सबको जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। जैसे मान लो हम ये कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मान लो ये 0 है, फिर इधर सारी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं आती है, मान लो ये 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी की ओर, और ऐसे यहाँ पे -1 -2 सो ऑन -इन्फिनिटी की ओर।
तो ये जो लाइन है इस पे सारे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं रखी हुई हैं, सारी वास्तविक संख्याएं इससे डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। जब अपन इस साइड में चलते हैं तो सारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, और अगर हम जीरो के इस साइड चलते हैं तो हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसको हम एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम यहाँ पे इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि देखो बच्चों, अगर हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशन है, तो अगर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, देखो कि यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, -2। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडरूट -2, प्लस माइनस अंडरूट -2। तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो ना तो हमारे वास्तविक संख्याओं में है, ना हमारे पास कोई भी इंटीजर्स या इन संख्याओं में नहीं मिली हमें। तो वहां पे हमें इस टाइप की जो संख्याएं आती हैं उनको हमने क्या नाम दिया, काल्पनिक संख्याएं, यानी काल्पनिक संख्याओं की हमें जरूरत पड़ी। तो इस टाइप की जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और जो काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स हैं उनकी जो इकाई होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से, यानी जो अंडरूट -1 है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आयोटा, और ये क्या होता है, काल्पनिक संख्याओं की इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ऐसी कोई संख्या है जो वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या भी हो, ऐसी कोई संख्या जो वास्तविक संख्या भी हो और काल्पनिक संख्या हो। तो अगर कोई काल्पनिक संख्या होगी तो उसकी इकाई क्या बनेगी, आयोटा बनेगी। तो अगर आप किसी संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी उसकी इकाई अगर आयोटा है तो वो संख्या कभी वास्तविक नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं आए। तो एक जीरो जो संख्या है यानी जो शून्य है उसको हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू आयोटा इंटू 0। इस एक संख्या को हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू आयोटा इंटू 0। तो केवल जीरो यानी केवल शून्य जो संख्या है या जीरो संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जो वास्तविक संख्या भी होती है और काल्पनिक संख्या भी होती है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जीरो अकेली संख्या है, जीरो अकेली संख्या है जो वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो काल्पनिक भी बन जाए और वास्तविक भी बन जाए, क्योंकि किसी भी संख्या को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाओगे कि किसी रियल यानी वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जीरो को छोड़ के। तो जीरो एक ऐसी संख्या, अकेली संख्या जो वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, यानी वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, ठीक है। तो ये कुछ संख्याएं थी जो हमें जाना इसके बारे में कि क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ी। तो ऐसे जैसे जैसे इक्वेशंस आएगी इनके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने थे, तो इन सारे सेट्स को हमने जनरेट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि जो समिश्र संख्याएं यानी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी समिश्र संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो समिश्र संख्याओं की डेफिनेशन लिखो पहले, समिश्र संख्या क्या होती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन ऐड करते हैं, समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं। तो इसको हम C से डिनोट करते हैं और इस सेट को जो निरूपित किया जाता है Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां x एंड y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं कि समिश्र संख्या क्या होती है। तो लिखें Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई रूप की संख्या को, Z इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन ऐड कर लें, Z इक्वल्स टू
x प्लस आयोटा y रूप की संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई रूप की संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जहां पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यहाँ जो x और y हैं ये दोनों क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जो इस टाइप की संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप की, तो यहाँ जो ये x है इसको क्या कहेंगे बच्चों? यानी x को z का वास्तविक भाग कहते हैं। x को z का वास्तविक भाग कहेंगे। x को z का वास्तविक भाग कहेंगे। ठीक है, ऐसे y को z का काल्पनिक भाग कहेंगे। y को z का काल्पनिक भाग कहेंगे। ठीक है, तो यानी जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं वो हमेशा इस फॉर्म की होती हैं, जहां पे x क्या होता है? z का वास्तविक भाग होता है, और जो y है वो z का काल्पनिक भाग होते हैं। और x और y कहाँ बिलोंग करते हैं? x एंड y है वो हमेशा r से बिलोंग करते हैं। दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं? वास्तविक भाग। और ये भाग क्या होता है? काल्पनिक भाग होता है z को। ठीक है, और जो हमारे पास वास्तविक भाग है इसको कैसे निरूपित किया जाता है वो भी आप लिख सकते हो। यानी जो आपका वास्तविक भाग है उसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू r ऑफ z। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये नोटेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये नोटेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यानी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है वो इस फॉर्म की होती है, और जहां x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z यानी वास्तविक भाग होता है। इसका ये नोटेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो y है, इसके बाद हम देखते हैं जो y है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z यानी im ऑफ z, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू i ऑफ z, y इक्वल्स टू i ऑफ z। तो ये है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। ठीक है, तो यहां से देखो दोस्तों, इसके लिए एग्जाम्पल्स अगर अपन लिखना चाहें, अगर हम एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो यानी कि अगर z1 लिखे हम 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी सम्मिश्र संख्या है। ऐसे हम एग्जाम्पल लिखें z इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा, ये भी हमारे पास क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। z3 अगर मैं लिखूं यहाँ पे -3 आयोटा, ये भी क्या है हमारे पास? कोई सम्मिश्र संख्या है। अगर हम z4 लिखें -4 या 4 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी है अपने पास सम्मिश्र संख्या है। तो देखो अगर ये सम्मिश्र संख्या है तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो काल्पनिक संख्याएं यानी जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं वो सारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z3 को हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। तो यानी ये ऐसी संख्या है जिसमें वास्तविक भाग क्या है? 0 है। तो जिन संख्याओं का यहाँ पे वास्तविक भाग 0 है और इस टाइप की हैं, वो सारी संख्याएं क्या बन रही हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं वो सारी क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। लेकिन सम्मिश्र संख्याएं वो काल्पनिक संख्याएं हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस टाइप की संख्याएं जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये संख्या क्या है आपकी? सम्मिश्र संख्या है, लेकिन ये क्या नहीं है? ये आपके पास काल्पनिक संख्या नहीं है। तो यानी सम्मिश्र संख्याएं हमेशा काल्पनिक संख्याएं हो जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी काल्पनिक संख्याएं वो सारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ऐसे ही जैसे मान लो z4 लिखा है, तो यहाँ जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो इसमें सारे इस टाइप की जो आपके पास सम्मिश्र संख्याएं वो सारी क्या बन रही है? यहाँ पे जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सारी सम्मिश्र संख्याएं बन रही हैं। तो सारी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, लेकिन सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस टाइप की संख्याएं होती है सम्मिश्र संख्या, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं है।
ठीक है। तो ये संख्याएं या अपने पास जो नंबर्स थे यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट, फिर उसके बाद जो भी होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर्स, फिर रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स और फिर इमेजिनरी नंबर्स, उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याएं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, या एक बात यहाँ से ये भी ऐड कर सकते हो कि आपके पास जो भी समिश्र संख्या है उसको आप क्रमित युग्म में लिख सकते हैं, यानी क्रमित युग्म के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आप ये लिख लो पहले कि हर समिश्र संख्या को, लिख लो इसको, यानी z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई समिश्र संख्या को क्रमित युग्म x, y से दर्शा सकते हैं या दर्शाया जाता है। यानी जो भी आपके पास समिश्र संख्या है उसको इस क्रमित युग्म के रूप में भी आप दर्शा सकते हैं। इसके लिए आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है यानी सम्मिश्र तल जो होता है, इसमें किसी भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई वास्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है यानी सम्मिश्र तल है। तो यहाँ अगर मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट P है x, y टाइप का, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो ये क्या है हमारे पास सम्मिश्र तल यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं, यानी उससे दर्शाया जा सकता है किससे, यानी क्रमित युग्म से। तो यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y टाइप का है, इसको आप क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हो। अगर कोई क्रमित युग्म है उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो यानी ये जो आपके पास, इसको हम क्या लिखेंगे क्रमित युग्म में, यानी x, y, और जहां x और y दोनों क्या है, रियल नंबर्स है यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यानी किसका सबसेट बनेगा, यानी r क्रॉस r। तो यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो जो किसका एलिमेंट होगा, r क्रॉस r का, यानी उसको आप क्रमित युग्म के रूप में दर्शा सकते हैं, उसको आप क्रमित युग्म के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कि वो समिश्र संख्याएं हैं या नहीं हैं। यानी कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और आपको बताना है कि वो समिश्र संख्याएं हैं या नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं हम समिश्र संख्याओं की। फर्स्ट, ई स्क्वायर प्लस आयोटा log 2। सेकेंड, आपको चेक करना है कि ये जो भी मैं आपके पास यहाँ पे संख्याएं लिख रहा हूं ये समिश्र संख्याएं हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो e की पावर -3 प्लस आयोटा log ऑफ -2, इस टाइप की संख्याएं। और जो थर्ड है हमारे पास अंडरूट में -2 प्लस आयोटा अंडरूट में 0.2, इस टाइप की संख्याएं। फोर्थ जो हमारे पास एग्जांपल है वो लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स 2 प्लस आयोटा साइन इनवर्स या सेक इनवर्स 2। और फिफ्थ जो एग्जांपल है यानी कोस इनवर्स 1/2 प्लस आयोटा कोसेक इनवर्स 1/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करना है सारी संख्याएं कौन सी संख्या समिश्र संख्या है कौन सी नहीं है। यानी टेन इनवर्स 2 प्लस आयोटा कोट इनवर्स 2, ये भी लिख सकते हैं। log ऑफ 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
ये आप सब ट्राई करें, ये सारी संख्याएं समीसर संख्या है या नहीं है। आपको चेक करना है समीसर संख्या है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लिखें अगर 8 नंबर यानी e⁻² प्लस पाई आयोटा, और अगर हम 9 नंबर लिखें log ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2 और ये आयोटा, और जो 10th नंबर है साइन ऑफ 2 प्लस आयोटा कोस ऑफ 2। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, आपको वेरीफाई करना है। यानी z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा टाइप, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब अगर ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं समीसर संख्याएं बन जाएं, अगर हम ये वेरीफाई करते हैं ये जो x और y हैं, यहाँ x क्या है स्क्वायर है, y क्या है log 2 है, तो x और y जो इनके पार्ट हैं वो सारे वास्तविक संख्याएं हैं, यानी ये हमें वेरीफाई करना है। तो अगर ये वास्तविक संख्याएं आ जाए जिसमें, तो वो समीसर संख्या बन जाएगी, और जिसमें नहीं आते हैं वो समीसर संख्या नहीं होगी। ये आपको वेरीफाई करना है, चेक करें सभी। हाँ जी, आगे से आपकी जो भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनको साथ में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। ये क्लासेस आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे तो इसलिए मैंने अलग से इसको बनाया। तो 2-3 दिन की दिक्कत है, बाद में जो क्लासेस हो रही हैं वो रेगुलर रिकॉर्ड हो जाएंगी, है ना, सेटअप हो जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि उसमें क्या है बिल्कुल स्पीड भी धीरे रहेगी और जो भी बच्चों के अकॉर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगी उसमें। वैसे ये आसान चीजें इसलिए स्पीड ज्यादा भी नहीं लग रही होगी। हाँ जी, देखो ये नंबर्स हैं, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर है जो समीसर संख्या है या कौन सा नहीं है। जैसे हम log की बात करें तो जो log हमारे पास है a/n लिख लेते हैं। अगर तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम इस log की बात कर लें a/ अगर n है, तो यहाँ जो n है वो क्या होता है बच्चों, n हमारे पास किस में बिलोंग करता है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इसको धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इसको r+ से भी निरूपित करते हैं अपन। ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये जो n होगा यानी जो log का डोमेन होगा वो हमेशा r+ होता है। यानी यहाँ कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स आप नहीं रख सकते, वो डोमेन में नहीं आता है, ठीक है। तो आपके पास जब log की प्रॉपर्टी की बात करें और बेस की बात करें, तो जो a है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और a कभी भी नॉट इक्वल्स टू, यानी a कभी 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो बेस बनेगा वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या जो क्या नहीं हो, 1 नहीं हो। तो ये आपका बेस बन जाएगा और ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा, तब ये एक रियल नंबर देता है आपको। जो log की प्रॉपर्टी है, बाकी अपन इसको फलन जब पढ़ेंगे या फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां इसको अच्छे से ग्राफिकली भी देख लेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है और इसकी रेंज क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो पॉजिटिव इन धनात्मक वास्तविक संख्या होगा जो 0 से इंफिनिटी के बीच में रहेगा, और जो a बेस जो लेते हैं अपन वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और हमें साथ में ये इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि जो sin x है या sin थीटा है, हम sin थीटा की बात करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 के बीच में होती है हमेशा। यानी sin थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ये आप जानते हैं। और जो cos थीटा, ये हम जब अपन फलन पढ़ेंगे वहां पे sin थीटा cos थीटा इन सबकी ग्राफ देखेंगे कि इनकी वैल्यू जो रेंज सेट आता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। जबकि इसका जो डोमेन होता है यानी जो प्रांत होता है वो पूरी रियल लाइन यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ऐसे ही कोस में जो थीटा बिलोंग करता है वो क्या होता है, प्रांत, और प्रांत इसका क्या होता है, पूरा रियल लाइन होता है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो वो इनके प्रांत होते हैं यानी इनके डोमेन होते हैं, और ये इसकी क्या है, रेंज, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। तो ये परिसर है। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, कोस थीटा भी -1 से 1 के बीच में होगा। अगर हम टेन थीटा और कोट थीटा की बात करें
टेन थीटा कोट थीटा की बात करें तो यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी जो टेन थीटा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर कोट थीटा की बात करें तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो यानी ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में होती है, एंड जो परिसर बोलते हैं वो -1 से 1 के बीच में होता है। कोस थीटा है वो भी -1 से 1 के बीच में होता है, और टेन और कोट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए जब ये क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। तो इसमें देखो अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये चीजें पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको नोट डाउन कर लें ताकि हमें इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से और फिर रीड कर लेंगे। जब फलन की बात करेंगे जहाँ पे अपन प्रांत भी डिफाइन करेंगे और परिसर क्या होता है, वो सारे फलन जितने भी हैं उनके हम फाइंड करना सीखेंगे। अब देखो, अब हमारे पास जो ई है, ई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी वास्तविक संख्या है, और ये दो वास्तविक संख्याओं का गुणन लिखा हुआ है। तो दो वास्तविक संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी एक वास्तविक संख्या होती है। ऐसे यहाँ log 2 ये भी एक वास्तविक संख्या है। यहाँ e टू द पावर -3 यानी 1/e⁻³ लिख लेंगे, तो ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन जब हम log -2 की बात करेंगे तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि जो log ऑफ -2 है ये वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो ये वास्तविक संख्या है तो हम कोई वास्तविक संख्या एज्यूम कर लेते हैं x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे log हटाते हैं, मान लो हम बेस e लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻x = -2, e⁻x क्या आ जाएगा -2। जबकि हमें पता है कि जो e⁻x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, e⁻x की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, धनात्मक रहती है। e⁻x की जो वैल्यू है वो बच्चों हमेशा धनात्मक रहती है, तो इसका मतलब e⁻x है कभी -2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हम log -2, तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, हमेशा इसका जो प्रांत होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर यानी धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या होता है। इसका मतलब ये आपके पास वास्तविक संख्या नहीं है, और अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है तो ये आपके पास क्या नहीं है, यानी समिश्र संख्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आपको ये। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये समिश्र संख्या नहीं है। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, √ में -2, √ में -2 प्लस आयोटा, और यहाँ लिखा हुआ है √ में 0.2। तो ये जो संख्या आ रही है √ में -2, तो आपको चेक करना है कि ये जो संख्या है वो समिश्र संख्या है या नहीं है, समिश्र संख्या है या नहीं है, इसको बताओ या वेरीफाई करो कि √ में -2 प्लस आयोटा, √ में 0.2 ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। यानी x प्लस आयोटा टाइप की संख्या है, जहां x क्या होगा, x प्लस आयोटा टाइप की संख्या होना चाहिए, जहां x क्या होना चाहिए, वास्तविक, और y भी क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अगर दोनों वास्तविक हैं तब तो क्या होता है, हमेशा समिश्र संख्या बनेगी। लेकिन अगर ये वास्तविक नहीं है तो ये समिश्र संख्या नहीं होगी। अगर आप इसको ये लिखते हो कि अगर हमारे पास √ -2 यानी कि √2 आयोटा प्लस आयोटा √ 0.2, तो आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो √2 प्लस √ 0.2, तो इस फॉर्मेट की टाइप की अगर कोई संख्या है 0 मान लो × x हो जाए, तो ये वास्तविक संख्या, ये क्या बन जाएगी, आपकी समिश्र संख्या बन जाएगी, क्योंकि काल्पनिक संख्या है। तो अगर सॉरी तो हमें जब भी z = x प्लस आयोटा फॉर्मेट का कोई भी नंबर है तो हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों वास्तविक भाग हैं तो वो समिश्र संख्या है, वरना नहीं है। तो अगर हम इस भाग की बात करें तो ये क्या नहीं है, ये भाग तो समिश्र, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखा है पहले से ही कि √ में -2 प्लस आयोटा √ में 0.2, तो
तो ये वास्तविक नंबर नहीं है, यानी क्या है, ये काल्पनिक नंबर है, तो ये क्या नहीं बनेगी, समिश्र संख्या नहीं बनेगी। क्योंकि अगर ये समिश्र संख्या अभी मैंने लिख के दिखाया उस फॉर्मेट में होती तो हम इसको समिश्र संख्या मानते, लेकिन इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो ये समिश्र संख्या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स 2 प्लस आयोटा सेक इनवर्स 2, ये वास्तविक संख्या है या सॉरी समिश्र संख्या है या नहीं है। देखो इस पे आते हैं, इसको चेक करो, साइन इनवर्स 2 प्लस आयोटा सेक इनवर्स 2। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर साइन इनवर्स 2 वास्तविक संख्या है तो इसको मैंने कोई थीटा एज्यूम कर लिया, अगर ये कोई वास्तविक संख्या है तो मैंने इसको थीटा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती, अभी हमने देखा था। और उसको हम ग्राफ भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज आता है यानी परिसर जो आता है वो -1 से 1 के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, तो यानी साइन थीटा कभी 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन इनवर्स 2 है ये परिमेय संख्या सॉरी वास्तविक संख्या नहीं है, और अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं है आपके पास, समिश्र संख्या नहीं है। अगर ये इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी तो ये भी समिश्र संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो सेकंड, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की कोस इनवर्स 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 की अगर हम बात करें, कोस इनवर्स 1/2 की अगर हम बात करें तो कोस इनवर्स 1/2, तो ये इसको हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 तो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। लेकिन यहाँ जो आपके पास y है वो भी वास्तविक भाग होना चाहिए, उसको वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक भाग नहीं। वास्तविक भाग तो ये होता है हमेशा और ये काल्पनिक भाग होता है। तो यहाँ जो ये आपके पास आयोटा का कोफिशिएंट है ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है। तो अगर ये वास्तविक संख्या है तो बच्चों यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं कि जो कोसेक इनवर्स यानी जो कोसेक इनवर्स 1/2 है वो कोई न कोई आपके पास वास्तविक संख्या होगी, यानी कोई रियल नंबर होगा। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि जो कोसेक इनवर्स 1/2 है, कोसेक इनवर्स 1/2 है, इसको मान लो मैं कोई थीटा एज्यूम कर लेता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना। और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। तो जो साइन थीटा है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर वही बात होगी कि साइन थीटा की वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकती, -1 से 1 के बीच में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये आपकी समिश्र संख्या नहीं है। यहाँ टेन इनवर्स 2 है, कोट इनवर्स 2 है, तो इनके इक्वल अगर थीटा एज्यूम करते हैं कोई भी वास्तविक संख्या तो टेन थीटा 2 आएगा, और यहाँ से कोट थीटा है वो भी 2 आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, कोट थीटा की वैल्यू भी 2 हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, यानी ये समिश्र संख्या है। ठीक है, ऐसे हम बात करें log 2, ये वास्तविक भाग है, और sin 2। अब मैंने बताया था कि जो sin थीटा है, तो जो sin थीटा है बच्चों, जो थीटा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, प्रांत होता है। जबकि जो sin थीटा की वैल्यू आती है वो क्या होती है, इसकी परिसर में, उसको हम इसका परिसर बोलते हैं, यानी रेंज होती है। तो थीटा तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे उसने 2 लिखा है, तो ये भी क्या होगा, sin 2, ये भी वास्तविक भाग होगी, यानी वास्तविक संख्या होगी। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी आपके पास, समिश्र संख्या। ऐसे ही e⁻⁻² यानी 1/e², ये भी वास्तविक संख्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है, तो ये क्या बन जाएगी, काल्पनिक यानी कि समिश्र संख्या बन जाएगी। यहाँ फिर वही बात है कि log 1/2 है, ये तो वास्तविक संख्या है, लेकिन साइन इनवर्स 2 अभी हमने देखा था ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये आपके पास समिश्र संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, और यहाँ देखें sin 2 प्लस आयोटा कोस 2, तो मैंने कहा था कि जो थीटा है इसको आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे दोनों, sin 2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, और cos 2 है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी बच्चों, समिश्र संख्या।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जो सम्मिश्र संख्याएं कुछ बनी और कुछ नहीं बनी। तो जब भी आपको सम्मिश्र संख्या है या नहीं ये पूछा जाता है, तो जो भी संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप की हो और जहां x और y दोनों वास्तविक भाग हों, तो हम बोलते हैं कि वो क्या बन जाएगी, सम्मिश्र संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, सम्मिश्र संख्या बन जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे पास काल्पनिक संख्या की इकाई थी आयोटा, तो उसकी कुछ पावर्स की वैल्यू फाइंड करवाना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके पावर्स की वैल्यू फाइंड करवा सकता है एग्जाम के अंदर। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे उस पे आते हैं। यानी यहां से एक रिलेशन अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो कंटेंट होता है इंटीजर्स में, और ये कंटेंट होता है रेशनल में, और ये कंटेंट होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, और ये कंटेंट होगा कौन से समुच्चय में, यानी जो हमारे पास सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है उसमें कंटेंट होता है। तो इन सब में ये रिलेशन होता है जो आप ध्यान रख सकते हैं, और आप मैंने जो लिखा है उसमें देख भी सकते हैं कि ये एक दूसरे में कंटेंट होते हैं। यानी जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, वास्तविक संख्या भी होगी, और वो आपके पास सम्मिश्र संख्या भी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है सभी को। अब हम आते हैं कि आयोटा की अगर कोई पावर है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, आयोटा की पावर 1 है वो आयोटा हो जाएगी, आयोटा की पावर जो 2 है वो -1, आयोटा की पावर 2 है वो क्या हो जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि जो आयोटा है वो क्या लिखा हुआ है रूट में -1, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आयोटा क्यूब, यानी दोनों तरफ अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आयोटा क्यूब आ जाएगा और ये बनेगा माइनस आयोटा। अगर हम फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4 है तो इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 ऊपर दिया हुआ है, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है तो वहां पे आयोटा की पावर 2 -1 हो जाएगी, सॉरी √-1 है अगर आयोटा की पावर वैल्यू, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा हो जाएगी, और आयोटा टू द पावर 4 है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि अगर आयोटा की पावर -1 होता तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा की पावर अगर -1 होता तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमें देखना है। तो देखो आयोटा की पावर -1 है तो इसको हम 1 आयोटा लिख सकते हैं, इसको अपन 1 आयोटा लिख सकते हैं, और जो 1 आयोटा है इसको अगर मैं ये लिखूं, यानी आयोटा की पावर -1 है इसको हम 1 आयोटा लिख सकते हैं, इसको मैंने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये आयोटा बन गया और ये आयोटा का स्क्वायर बन गया, ये आयोटा बन गया और ये आयोटा का स्क्वायर बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और ये बन गया -1, ये क्या बन गया, -1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयोटा की पावर -1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा होगी, यानी आयोटा की पावर -1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, माइनस आयोटा आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, आयोटा की पावर -1 क्या होती है। ऐसे ही हम इसके बाद जो बात करेंगे कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर -2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आयोटा की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 आयोटा स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 और इसकी वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा -1, यानी आयोटा की पावर जो -2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आयोटा की पावर अगर -3 की बात करें तो इसको अपन 1 आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, 1 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है माइनस आयोटा, यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। फिर हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, आयोटा की पावर -1 ही तो लिखा हुआ है, और आयोटा की पावर -1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी,
माइनस आयोटा होती है। तो 1 आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा की पावर -1, और आयोटा की पावर -1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, अगर हम 1 आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये माइनस और माइनस आयोटा, यानी ये क्या बन जाएगा, आयोटा। ये क्या बन जाएगा, आयोटा। ऐसे ही हम फाइंड करें, अगर आयोटा की पावर -4 तो ये बनेगा 1 आयोटा की पावर 4, और जो क्या होता है 1। 1 आयोटा की पावर 4 जो क्या होता है 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 है, वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 4 वैल्यू हैं, 4 वो यानी आयोटा, यानी अगर हम पर आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, ये हमारे पास वैल्यू हैं। और अगर आयोटा की पावर -1 और आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, आयोटा की पावर -4, तो ये वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 होती है। आयोटा की पावर 4 है वो भी 1 होती है, और आयोटा की पावर -4 है वो भी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और आयोटा की पावर -2 है वो भी क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो कहने ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर 2 है, आयोटा की पावर 2 और आयोटा में -2, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ रही है। और आयोटा की पावर 4 है वो 1 बन रहा है, आयोटा की पावर -4 है वो भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब यहाँ ये क्या हो गया, आयोटा हो गया, या √-1 लिख सकते हैं। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। तो यहाँ अगर इसकी वैल्यू आयोटा की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर -3 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई, आयोटा। तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें ये वैल्यू ध्यान रहती है तो हम जो आयोटा की कितनी भी पावर आए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि हमें क्या करना है कि किसी भी नंबर को 4 के मल्टीपल में बनाना है, किसी भी नंबर को 4 के मल्टीपल में बनाएंगे ताकि वो उस नंबर की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है आयोटा की पावर तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और बाकी को हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, अगर हमें मान लो इस टाइप की पूछा जाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उनको सोल्व करते हैं। जैसे ये टेबल हमने मान लो फाइंड आउट कर ली है, हमें सारी वैल्यू पता है। अगर ध्यान है तो हम डायरेक्टली कैसे देखो सोल्व करते हैं, उस पे आते हैं। देखो आयोटा की पावर 4 वो क्या था, 1। अगर आयोटा की पावर 4 1 है तो इसकी दोनों तरफ पावर, अगर मैं आयोटा की पावर 4 लिखा हुआ है और इसकी पावर अगर n करता हूं तो यहाँ 1 टू द पावर n हो जाएगा। तो इसकी पावर आयोटा की पावर 4n इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब आयोटा की पावर कोई भी 4 के मल्टीपल में है, जहां पे n मेरे पास क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी n पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो हमें कोई भी पावर दे रखी हो, हम कोशिश क्या करेंगे कि उसको हमें इस 4 के मल्टीपल में लिखना है। तो आयोटा की पावर 4n है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर जो 4n है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसके दोनों साइड से अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा बच्चों, आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर 4n इक्वल्स टू क्या आएगा, आयोटा। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बन गया आयोटा की पावर 4n प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। तो यानी आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आयोटा आ जाएगी। अगर हम फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4n। अगर यहां मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आयोटा की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी 4n प्लस 2, और यहाँ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा इस साइड अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 जो वैल्यू आएगी वो आएगी आयोटा, और आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको देखो मैं आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूं,
तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल रहा हूँ जो क्या होती है -1 होती है। ऐसे अगर हम फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो आयोटा की पावर 4n प्लस 3 हो जाएगा इधर तो, और इधर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम बच्चों अगर बात करते हैं, फिर हम अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें आयोटा की तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 4 हो जाएगा। तो ये वापस अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा, और अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब अगर हम फिर एक आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा फिर से, यानी यहाँ क्या होगा, 4n प्लस 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब क्या हो गया, फिर से आयोटा की पावर, यहाँ से हम इसको फिर किस फॉर्मेट में लिखेंगे अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा की पावर 4n प्लस 5, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी कि वापस यही वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी ये वाली, यानी आप फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर यानी -1 आ जाएगा, तो ये वापस सारी वैल्यू रिपीट होने लगती हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर हम किसी भी पावर को 4 का मल्टीपल बना लें तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और बाकी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, उसकी वैल्यू आयोटा होगी। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है, उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है, उसकी वैल्यू आपके पास माइनस आयोटा हो जाएगी। तो ये 3 वैल्यू आप और ऐड कर सकते हैं, बाकी वापस फिर से रिपीट होने लग जाएंगी सारी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो जैसे अभी हमने देखा कि आयोटा की पावर 4n है वो 1 दिया हुआ है, 1 होता है हमेशा। तो अगर मैं दोनों साइड आयोटा की पावर -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी आयोटा की पावर -1 इंटू आयोटा की पावर 4n इक्वल्स टू आयोटा की पावर -1, ये लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4n -1, और ये क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर -1। और आयोटा की पावर -1 जो है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ लिखी हुई है माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगी। यानी 4n -1 अगर करते हैं आयोटा की पावर, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर 4n -2 करता हूं, अगर आयोटा की पावर 4n -2 मतलब क्या है कि फिर से मैंने ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो आयोटा की पावर 4n -1 आ गई, आयोटा की पावर 4n -1 आ गई। फिर मैं आयोटा की पावर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ आयोटा की पावर 4n -2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आयोटा इंटू आयोटा की पावर -1, तो ये क्या बन गया 1, तो ये क्या आ गया -1। तो आप ध्यान रखें आयोटा की पावर 4n है वो 1 होता है, और आयोटा की पावर 4n -1 जो है वो क्या आता है, माइनस आयोटा आता है, ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और आयोटा की पावर 4n -2 है वो क्या आता है, -1 आता है। ऐसे ही हमें ये फाइंड कर सकते हैं, अगर फिर से मैं आयोटा की पावर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4n और -1 यानी -3, और इधर अगर आयोटा की पावर -1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा की पावर -1, और आयोटा की पावर -1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस आयोटा, तो यहाँ माइनस आयोटा रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। फिर से वही बात है, अगर मैं फिर से आयोटा की पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आयोटा की पावर 4n -4, आयोटा की पावर 4n -4, और यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर -1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आयोटा की पावर 4n -4 आया तो ये 1 आ गया। अब फिर से आप आयोटा की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी वैल्यू आपस में रिपीट होने लग जाती हैं। तो हमें जो वैल्यू ध्यान रखनी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, इन्हीं की वैल्यू हमें काम आती है। बाकी आप इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, यानी अगर आयोटा की पावर 4n + 1 टाइप का है तो इसकी आयोटा वैल्यू होगी -1 माइनस आयोटा, इस टाइप से।
तो हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगर ये चीजें समझ में आई हैं आपको तो आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन करके बताओ। जैसे क्वेश्चन लिखें, मान लो आपसे पूछा जाए समीशन आयोटा की पावर 4n प्लस 7, और जहां n आपका वेरी कर रहा है 0 से 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको फाइंड करना है। तो देखो n को आप 0 से 4 तक वेरी करवाओगे, तो अगर एक तो है कि आप इसको 0 रखो, फिर आप इसको 1 रख दो, फिर आप इसको 2 रख दो, फिर आप इसको 3 रख दो, देन सॉल्व करो सम करके। या फिर हमें पता है देखो आयोटा की पावर जो 4n है, आयोटा की पावर 4n है, और इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 प्लस 3 लिख सकता हूं। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 4n प्लस 4 प्लस 3, एक ही बात है, इसको मैं लिख सकता हूं। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है बच्चों? आयोटा की पावर 4n प्लस 4, ये तो 1 दे देगा, ये क्या दे देगा? ये तो 1 दे देगा। और यहां से क्या बचा? आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर जो 3 है इसकी वैल्यू क्या होती है? यानी आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये हमारे सामने लिखी हुई है, ये माइनस आयोटा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? माइनस आयोटा बन जाएगी। तो कहने का मतलब अब कितनी बार लिखना है इस चीज को? हमें कितनी बार लिखना है? क्योंकि आप जब 0 रखोगे तो आयोटा की पावर 7 यानी आयोटा क्यूब आएगा, फिर आप 1 रखोगे तो ये वैल्यू तो फिर भी आपके 1 बनेगी, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? आयोटा क्यूब आएगा। तो कहने का मतलब क्या लिख रहे हो आप? भाई ये तो 1 दे देगा, अब आयोटा की पावर 3 बचा, लेकिन ये कितनी बार ऐड करना है? 0, तो यानी आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 5 टाइम, क्योंकि 0 रखोगे फिर 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 5 इंटू आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 3। और इसका मतलब क्या हो गया? आयोटा की पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया? माइनस आयोटा। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई? -5 आयोटा, -5 आयोटा। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था, अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है, यानी 4 का मल्टीपल है, तो जो 7 था इसको हमने 4 प्लस 3 लिख लिया, तो यानी ये यही तो बन गया। देखो आयोटा की पावर 4 और n प्लस 1 कॉमन आ गया, प्लस 3 आ गया, तो ये तो वही बन गया ना 4 का मल्टीपल, ये तो 4 का मल्टीपल बन गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 देगा ये। तो यानी आयोटा की पावर 4n 4 और तो यहाँ प्लस 3, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ये हमें अभी देखा था कि आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। अब ये कितनी बार आएगा? 5 टाइम, क्योंकि 0 रखोगे 1, अब आप उस तरीके से भी सोल्व करके देख सकते हो, पहले 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, देन सोल्व करो, फिर भी वैल्यू क्या आएगी? -5 आयोटा आएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी बार टर्म है उतनी बार तो वो चीज रिपीट करनी होगी, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमें पता है ये वैल्यू आयोटा क्यूब के इक्वल आएगी, तो इसको 5 टाइम ऐड करना है, तो 5 इंटू आयोटा क्यूब लिख दिया, और 5 इंटू आयोटा क्यूब यानी -5 आयोटा बन गया। तो ये वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। इस टाइप की कोई भी पावर अगर आपके पास पूछी जाती है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप घर से करके ला सकते हो, मैं लिख देता हूं, आप सोल्व करके आए ताकि हम कल डिस्कस कर लेंगे उनको। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाता है समीशन आयोटा की पावर n, और जहां n क्या है? 0 से 4n प्लस 7 है। n क्या है? 0 से लेके 4, सॉरी यहाँ आप कोई भी r, हाँ ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। जब n 0 रखोगे फिर आप 1 रखोगे, तो यानी कहने का मतलब ये किस टाइप की संख्या है मैं लिख देता हूँ, यानी ये आपके पास 1 प्लस आयोटा आयोटा की पावर n, और ये जाता है 4n प्लस 7, तो ये हमारे पास 0 रखा, क्वेश्चन बना देते हैं। 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखोगे आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब,
आयोटा की पावर 4n+7, ये लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है आपको। फिर आप बताओ आयोटा की पावर 8n-3 कितना होगा, और आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 16n+1 कितना होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लिख सकते हो इनको। ठीक है, और फिर आयोटा की पावर 4n+3 प्लस माइनस आयोटा की पावर 8n-3 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 12n-1 और माइनस आयोटा की पावर ये आएगा 2-16n, 2-16n। तो ये वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड करनी। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें सॉल्व करें तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितना होगा। ठीक है, ये आप सिंप्लीफाई करो, और फिर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब पावर 4 आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 12 ये कितना होगा। ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अगर आयोटा प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 2n+1 पद हों अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप सिंप्लीफाई करके बताएं सारे। ठीक है, तो ये होमवर्क है जो हमने पढ़ा है, तो आप ये ट्राई करें और फिर हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखो, ये तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से, डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि आयोटा की पावर 8n है तो ये तो 1 बनेगा। तो एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, आयोटा की पावर -3 पूछा जा रहा है, और आयोटा की पावर -3 अभी हमने देखा था, यानी जो आयोटा की पावर -3 है वो क्या होता है, यानी आयोटा की पावर जो -3 है वो क्या बन जाता है, क्योंकि आयोटा क्यूब है वो माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा की पावर -3 है वो क्या बनता है, आयोटा। तो यानी ये वैल्यू जो आएगी वो आयोटा आ जाएगी। आयोटा की पावर -3 क्या बनता है, आयोटा के इक्वल आएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 3 वो माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा की पावर जो -3 है वो आयोटा हो जाता है। ये हमने अभी वैल्यू लिखी थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आयोटा। अब हम बात करते हैं इसकी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अलग अलग लिख लो। माइनस आयोटा की पावर 16n, माइनस आयोटा की पावर 16n इंटू में माइनस आयोटा की पावर 1, ये लिख सकते हो इस चीज को। अब देखो यहां से जो आपके पास आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 16n है, तो ये पावर क्या है, इवन पावर है, तो अगर इवन पावर होगी तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो यानी इस चीज की वैल्यू तो 1 आ गई, तो यानी हमें क्या सोल्व करना है, माइनस आयोटा की पावर 1, यानी क्या बन गया, माइनस आयोटा। ये कई बच्चे गलत करके आते हैं, इसको आयोटा लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 4n है वो 1 बन गया, तो आयोटा की पावर 4n+3, तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। फिर ये देखो प्लस, तो प्लस माइनस आयोटा की पावर 8n, इसी को ऐसे तरीके से लिख सकते हैं इसको अलग अलग, यानी कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा की पावर 8n और इनटू में माइनस आयोटा की पावर -3 बनेगा, माइनस आयोटा की पावर -3 बनेगा। तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि माइनस की पावर का अगर यहाँ पे इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी। लेकिन हमें सिंप्लीफाई क्या करना है कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा की पावर 1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 3 को सोल्व करना है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है कि पावर अगर माइनस है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस, ये ऊपर माइनस है, तो इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस आयोटा की पावर 3 बनेगा।
1 अपॉन माइनस आयोटा की पावर 3 बनेगा। और देखो यहाँ से जो -1 की पावर 3 है वो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, यानी ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और अपॉन आयोटा क्यूब, यानी आयोटा की पावर -3, और आयोटा की पावर -3 की वैल्यू अभी हमने देखा था आयोटा होती है और माइनस पहले से लगा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। तो यानी यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी अपॉन में तो क्या आ जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं अलग से, यानी ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब नीचे इसको डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। यहाँ माइनस आयोटा की पावर 12n है तो ये तो 1 बन जाएगा, तो यानी माइनस आयोटा की पावर -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस आयोटा, तो ये आयोटा इनवर्स का नेगेटिव लिखा हुआ है, माइनस आयोटा की पावर -1, और आयोटा की पावर जो -1 होता है बच्चों वो क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और माइनस पहले से लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया, आयोटा बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा। और ऐसे ही देखो यहाँ पे फिर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2, और इनटू में आयोटा की पावर -16n। तो ये तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, जो 4 का मल्टीपल है वो हमेशा क्या बनता है, 1 बन जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ये, यहाँ आयोटा की पावर 2 की वैल्यू फाइंड कर लो, एक ही बात है, तो -1 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो यानी कहने का मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, यानी -2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, यानी जो पावर्स हैं हमने जो डिस्कस की हैं उनके बारे में हम आयोटा कोई भी पावर पूछी जाए तो हम बता सकते हैं, यानी इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कभी भी। ठीक है, तो ये बन गया -2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो -2 आयोटा अपॉन क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा, इंटू में 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसको यानी इसके जो 1 प्लस आयोटा है इसको 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आप लिख सकते हो वैसे -2 आयोटा और इंटू में 1 माइनस आयोटा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर वो क्या होगा, -1 आएगा, तो ये ऐड होके 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस, तो ये -1 आ गया, तो माइनस आयोटा -1, तो ये वैल्यू आ गई इसको सिंप्लीफाई करने पे। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये आप ट्राई करके आएंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। तो जाते हुए अपन एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक तो ये क्वेश्चन आप करेंगे घर पे ट्राई, एक ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे, और एक मैंने ये लिखा था ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे, बाकी मैंने करवा दिए। ठीक है, और सेम ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसमें माइंड लगाओ, इसको डिटेल से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो अगर थोड़ा सा उनको अच्छे से देखो क्वेश्चंस को। देखो बच्चों, हाँ ये लिखा हुआ था कि आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 0 प्लस 8 9, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे इसमें ये ऐड करूंगा तो वापस ये वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि ये जो संख्या है ये 100 का मल्टीपल है, ये जो संख्या है वो 100 का मल्टीपल है, और 100 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल है, और अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो यानी आयोटा की पावर ये जो होगी वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करो या फिर आयोटा की पावर 89 की वैल्यू फाइंड करो, एक ही बात है, क्योंकि आयोटा की पावर ये प्लस ये, तो इसको अलग अलग करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये आयोटा की पावर 89 लिखना है, और आयोटा की पावर 4 × 22
और यहाँ से इसको +1 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो ये 1 बन गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आयोटा। तो यानी आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आयोटा आ जाएगी, क्योंकि इस संख्या को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने कहा आपको कि आप 4 का मल्टीपल कैसे बना सकते हो ये ध्यान रखो, बस पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है। तो ये कुछ बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने बताया आपको कि जैसे आपने दो चीजें सीखी हैं कि जो कोई भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमें कोई आयोटा की पावर दे रखी है, कुछ सम दे रखा है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये दो चीजें आज हमने सीखी हैं। अपन इसको बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। तो अगर स्पीड ज्यादा लगे हो सकता है, क्योंकि या फिर स्लो भी हो सकती है, क्योंकि बाकी जो वीडियोस बनेंगी 2-3 दिन की बात है, बाद में जो क्लासेस चल रही हैं वो वीडियो साथ में बनते रहेंगे, वो अपलोड कर देंगे, ताकि उसमें जो भी बच्चों के डाउट होते हैं वो आपके भी डाउट होंगे, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को देखें और जो भी आपका सजेशन हो उसमें कमेंट जरूर करें। और ये जो मैंने होमवर्क दिया है ये आप करके आए, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में इनको भी देखेंगे आके। ठीक है, थैंक यू।